स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और खबरों के इस महाबुलेटिन में हम दिन की खबरों की खबर लेते हैं, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे एक असल खबर छिपी है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज डिकोड की। और आज न्यूज डिकोड की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो हर एक माँ बाप, शायद उसको लगेगा कि कोई पत्थर दिल से पत्थर दिल माँ बाप भी ऐसा कैसे कर सकता है। एक ऐसी दुखद तस्वीर जो सवाल उठा रही। यह तस्वीर दिखी सरगुजा में, जहां एक माता पिता ने अपने 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी मां बाप अब गिरफ्त में हैं। क्यों ऐसा किया, देखें। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस जोड़े को देखिए। बेहद मासूम और भोले से नजर आ रहे इन दोनों चेहरों पर मत जाइए। जब आप इनकी करतूत सुनेंगे तो शायद आपको इनसे नफरत सी हो जाए। शराब का खुमार ऐसा चढ़ा कि इस शख्स ने अपनी 3 साल की बेटी की पटक पटक कर हत्या कर दी। हत्या की वजह केवल इतनी कि बच्ची रो रही थी और दोनों की नींद में खलल पड़ रहा था। जब दोनों को होश आया तो दोनों ने मिलकर बच्ची की लाश को नदी में फेंक दिया। अपराधियों की निशानदेही पे दोनों माता बच्ची की बॉडी बरामद की गई है और दोनों माता पिता को 302-201 के तहत हिरासत में लेके जेल भेजा गया है। बच्ची की लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते रहे। अपनी गोद को खुद सूनी करने वाले माँ बाप अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें शराब नहीं मिलेगी। हो सकता है होश में आने पर समझ में आए कि उनसे कितना बड़ा पाप हुआ है। तो ये सवाल सहसा मन में उठ सकता है कि आखिर कैसे एक माता पिता अपनी बच्ची की जान ले सकते हैं। चलिए जरा इस पूरे मामले को डिकोड कर लें। पहली बात तो यह कि माँ बाप दोनों शराब के नशे में थे और शराब का नशा दोनों पर इस कदर हावी था कि दोनों के लिए बच्ची की जान से ज्यादा उनकी नींद शायद प्यारी हो गई। होश आने पर दोनों बच्ची को अस्पताल ले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद बच्ची में जान बाकी रही होगी, ये माँ बाप ने सोचा ही नहीं, लेकिन ऐसा किया नहीं। तीसरी बात जो सामने दिखती है, दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया। गोद सूनी हो गई। जिंदगी सलाखों के पीछे अब माँ बाप की बीतने वाली है। फिर एक बात साबित होती है कि नशा किस हद तक होश, विवेक, संवेदना सबको मार देता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अब कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इन सवालों से उन्हीं माता पिता को जूझना है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो उठा वो क्रिया की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं अपने दरबार को लेकर, लेकिन इस बीच उनका एक बयान, एक प्रतिक्रिया, वो उनको और ज्यादा सुर्खियों में, विवादों में ला रहा है। देखें आप। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। इन्हें आप जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको इनका पूरा परिचय देते हैं। ये हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमेशा शांत रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण आजकल बेहद नाराज हैं। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत, मूर्ख, तुम मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। ये बीजेपी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी से रुष्ट हैं और आजकल अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार बीजेपी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी से खासे रुष्ट हैं, क्योंकि प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के बारे में ये बयान दिया था। भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे और तुम कहाँ बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो। बीजेपी प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर कर चुकी है। प्रीतम लोधी माफी मांग चुके हैं। ये भी मानते हैं कि प्रीतम लोधी के बयान से एक पूरे वर्ग को बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा को भूल जाएं, खास तौर से तब जब आप किसी संत पदवी पर स्थापित हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। हम आपको बता चुके हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या उन्होंने कहा और क्यों उन्होंने कहा। यह भी आपको दिखा चुके हैं कि पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम लोधी उन्होंने क्या कहा था। आखिर ये क्यों हो रहा है, जरा इस बात को भी डिकोड करना पड़ेगा।
पहली बात तो यह कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया इतनी बेतुकी थी तो फिर एक वर्ग, एक समाज इसका विरुद्ध होना, उस पर प्रतिक्रिया देना, यह शायद पूरी तरीके से शांत और सुलझा हुआ होता, यह उम्मीद बेमानी रहती। दूसरी बात यह भी यहां साबित होती है कि हमारा समाज अब टॉलरेंस लेवल अपना घटता जा रहा है और इस वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाओं का आना बहुत हद तक कि हम आज के तौर पे देखते हैं। अति प्रतिक्रियावादी हम सब हो चुके हैं, भावनाओं पर काबू नहीं है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनको देने नहीं चाहिए। लोग एक दूसरे को अपमानित करने में अब एक गर्व का अनुभव करते हैं, जो कि सरासर गलत है। समाज में सहिष्णुता का भाव लगातार घट रहा है। हमारा समाज सदियों से अपनी उदारवादी छवि और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। खैर, हमारी तो केवल आप सबसे अपील, गुजारिश हो सकती है कि नेता से लेकर धर्म गुरु तक, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तक, तमाम लोगों को जिनको लोग फॉलो करते हैं, कम से कम उनको सार्वजनिक तौर पर अपनी भाषा की मर्यादा, इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप जिस भाषा में, जिस अंदाज में अपने फॉलोअर्स के पास कोई मैसेज देंगे, वहां से उसी तरह की प्रतिक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनका एक बयान, इसको लेकर के भी चर्चा है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उन्होंने चुनौती दी। मरकाम ने साफ चंदेल से पूछा कि अगर 23 हार गए तो क्या राजनीति छोड़ देंगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार चेहरे बदल रही है। इन 4 सालों में हर चुनाव लोगों ने हारा है। ये है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जो तकरीबन हर दिन अपने किसी न किसी बयान की वजह से खबरों में बने रहते हैं। जाहिर सी बात है, बयान बीजेपी के खिलाफ होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को कुछ इस तरह चुनौती दी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो मरकाम ने सीधे सीधे साव और चंदेल से सवाल पूछा कि अगर बीजेपी की हार होती है तो क्या वो संन्यास लेंगे? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से आया। आज कांग्रेस पार्टी हताश है, निराश है, परेशान है, तो हताशा और निराशा में इस प्रकार के बयान ये लोग देते हैं। चलिए, सवाल हुआ, जवाब भी मिल गया, लेकिन असल सवाल तो ये कि ये सवाल कितना जरूरी था। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मरकाम को यह सवाल बीजेपी से पूछना क्यों पड़ा? आखिर उनकी मंशा इसमें क्या हो सकती है? डिकोड करते हैं। पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि मरकाम नए नवेले बने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है। मरकाम चाहते हैं कि दोनों पर शुरुआती दौर से पार्टी की हार के आसार का बोझ रहे और खुद के राजनीतिक भविष्य के प्रति दोनों के दिल दिमाग में एक उलझन बनाने का प्रयास इस बयान से। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि मरकाम चाहते हो कि उनकी चुनौती पर बीजेपी के नेता ऐसा बयान दें जो कांग्रेस के लिए सियासी तौर के ऊपर कोई लाभ दे जाए, कोई मौका दे जाए। चलिए, अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली। एक तरफ कहा जा रहा है दम्भ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है आप अपने नेताओं को याद करें। ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी चुनौती, ऐसा ही चैलेंज वो भी दे चुके हैं और बाद में उस पर अमल भी नहीं किया। चलिए, अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेस विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। कहा कि ये तो ये भी नहीं बताते कि आपको पत्र मिला भी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर उनके पत्रों के जवाब न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी तब से कांग्रेस विधायकों की चिट्ठी का जवाब सरकार नहीं दे रही। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि वो खुद नेता प्रतिपक्ष होने के नाते प्रदेश की तमाम समस्याओं पर अब तक 30 से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जवाब तो दूर, पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं मिलती। डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा कांग्रेस के अन्य विधायक कुणाल चौधरी और ओमकार सिंह मरकाम ने भी यही आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने ये परंपरा डाल रखी है और मंत्रियों को भी हिदायत दे दी है कि कोई भी एमएलए, विधायक, सांसद के पत्र के जवाब न दें। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंद सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह अवसाद में हैं। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अवसाद में है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको जो सहयोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। 2023 विधानसभा चुनाव सामने है, लिहाजा दोनों दल एक दूसरे पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरी खबर आप देख चुके हैं। आखिर इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनबन रहती आई है, लेकिन एक औपचारिक संबंध निभाए जाते रहे।
मध्य प्रदेश में ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा। विपक्ष सरकार को पत्र लिखती ही है। नैतिकता ये कहती है कि सरकार को निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए। अगर सरकार के पक्ष से ऐसा नहीं हो रहा तो निश्चित तौर पर यह सरकार की सेहत के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए भी गलत ही है। विपक्ष को ऐसे मुद्दे सही मंच यानी विधानसभा में जरूर उठाने चाहिए। एक बात और कि अक्सर सरकार विपक्ष के सवालों को टाल जाती। यह भी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी आप नहीं कह सकते कि आप सवालों को टाल जाएं या उनको पूरी तरह खारिज कर दें। सरकार ने बीजेपी के और जिस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं, इन पूरे आरोपों पर जो सफाई दी है वो जनता को शायद ही स्वीकार्य हो। उम्मीद हम ये करते हैं कि राज्य के विकास के मुद्दे पर, आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर पक्ष सारी राजनीति को साइड में रखकर कम से कम सवाल भी करें और जवाब भी दें, ना कि उनसे बचें और ना कि उनको नकारें या झुठला दें। वैसे छत्तीसगढ़ की बात कर लें अब। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर राम और कृष्ण के नाम पर जो सियासत शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही राम कृष्ण पर कॉपीराइट की जंग लड़ रहे हैं। राम कृष्ण किसी का कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में राजनीति का धर्म युद्ध जारी है। राम कृष्ण के कॉपीराइट पर फाइट है, जिसका आगाज कल सीएम भूपेश बघेल ने ये कहकर किया था कि राम कृष्ण सबके हैं, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल को कुछ इस तरह जवाब दिया। हम सब इस बात को जानते हैं, निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है। तो बीजेपी का कहना है कि राम कृष्ण सबके हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हो सकते। इस पर कांग्रेस को बीजेपी पर पलटवार करना ही था और कांग्रेस ने वैसा ही किया। अभी एक आध ही हफ्ता हुआ है अध्यक्ष बने, तो थोड़ा अध्यक्ष के पद के लिए जरा मैच्योरिटी आ जाए कि किस प्रकार से क्या बात करना है। कुल मिलाकर दोनों ही दल धर्म की जमीन पर जमकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं में खुद को धर्म योद्धा साबित करने की एक होड़ दिखती है। सियासी फसल काटने कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल हिंदुत्व का हल चला रहे हैं। तो साफ दिख रहा है साहब कि छत्तीसगढ़ में राम और कृष्ण के नाम पर राजनीति अभी हो रही है। आने वाले वक्त में धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सियासत और उबाल आ सकता है। इस बात को लेकर के भी मन में कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं या इसमें भी कई सारे लोगों के जहन में सवाल हो सकते हैं। चलिए, हमने जो आपको जिस तरीके से खबरें दिखाई हैं उनके ऊपर जनता के मन में एक नहीं कई प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस बड़े उत्सव की तैयारी में है, जिससे साफ है कि गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और विजयदशमी पर भरपूर राजनीति देखने को मिल सकती है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस हमेशा हिंदू संस्कृति और परंपरा को दरकिनार करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के साथ और अपने विचारधारा के साथ काम करती है, ये बदलती नहीं है। कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी को उनके 15 साल का कार्यकाल याद दिलाया। राजनीतिक रूप से भगवान श्री राम का नाम लेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, लेकिन हमारे राम आराध्य हैं, हमारे राम हमारे भांजे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का विषय हो सकता है, कांग्रेस के लिए हमारी संस्कृति को सहेजने का विषय है। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन जनता को अपना मुरीद बनाए रखने की जीतोड़ कोशिश दोनों तरफ से है। अब 2023 का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये जो आपने दो रिपोर्ट सभी देखी हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति कैसे जोर पकड़ रही है। इसको लेकर सियासी बयानों की बाढ़ सी आ रही है। ये ऐसा क्यों है, क्या सिलसिला आगे बढ़ेगा, जरा इस बात को डिकोड करें। एक तरफ बीजेपी है जो विशुद्ध और घोषित तौर पर हिंदुत्व वाली राजनीति करती आई है, उसको सूट भी करती है, उसको लाभ भी देती है। हिंदुत्व की राजनीति के भरोसे आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन को इतनी मजबूत कर चुकी। अब कांग्रेस पार्टी ने भी यह बात अच्छी तरह समझ ली और ठान लिया कि वो बीजेपी के इस हिंदुत्व मॉडल को अपने हिंदुत्व मॉडल से चुनौती देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ी अस्मिता के मुद्दे पर एकाधिकार कर चुकी और ऐसे में आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म का और अस्मिता का, छत्तीसगढ़ी अस्मिता का, इसका घालमेल अगर देखने को मिले तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। दोनों अपने अपने जो एक तरह से सियासी मजबूती वाले हथियार हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। खबर अब यूपी के वृंदावन से, जहां महाजन्माष्टमी के अवसर पर भगदड़ की स्थिति बनी। 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए।
इंसानों की इस बाढ़ को देखिए, दिल मात्र जगह नहीं। तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। ये अपने आराध्य श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहते थे। ये लोग बांके बिहारी की एक झलक के लिए बेताब रहे। मौका मंगल आरती का था, लेकिन अचानक मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। लोगों की तादाद हद से ज्यादा थी। परिसर से बाहर निकलने के लिए सभी लोग आतुर थे। लोग एक दूसरे पर चढ़ने को तैयार दिखे। सारी व्यवस्था ध्वस्त दिखी। भगदड़ में एक महिला और एक पुरुष श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में भीड़ की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ी और इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। तो ये घटना दुखद है और ये और दुखद है कि पहली बार नहीं, धार्मिक स्थलों पर भगदड़ हमारे देश में इसके कई उदाहरण हैं। ये नई नहीं है। चलिए ऐसी कुछ घटनाएं और उनके कारण जो है उनको भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। इसी साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी में मंदिर में भगदड़ मची, 12 लोगों की मौत हो गई थी। इस साल जुलाई में उज्जैन में महाकाल मंदिर और मार्च में उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी मंदिर के पास भी भगदड़ की स्थिति बनी, खबरें मिली। 10 अगस्त 2015 को झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की जान गई थी। सारे देश में सुर्खियां बनी थी। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हुए थे। मध्य प्रदेश के दतिया में 13 अक्टूबर 2013 को एक हादसा हुआ। रतनगढ़ मंदिर के पास भगदड़ की स्थिति बनी और तकरीबन 90 लोग ऐसे थे जिनकी जान उसमें गई थी और 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। अब बात इनके कारणों की करें। इन घटनाओं में एकमात्र वजह कुप्रबंधन दिखता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि धार्मिक स्थल के प्रबंधन को आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाजा होना चाहिए। जो अंदाजा जब जब सही नहीं बैठा तब तब इस तरह की स्थिति बनी। आने वाली भीड़ के लिहाज से जो व्यवस्थाएं वहां करके रखनी चाहिए वैसी होती नहीं, जिसका नतीजा इस तरह के हादसों के तौर पर हमारे सामने आता है। इसमें ना अवसर ना मंदिर, गलती इन दोनों की नहीं, लेकिन उस प्रबंधन की जरूर है जो आप अंदाजा लगा के एंट्री पॉइंट से अंदर भीतर वैसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि ऐसे भगदड़ के हालात ना बने। चलिए कुछ और हालात हैं देश में जिनको लेकर चर्चा है। कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी थी, जिस पर आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। MONEY मनी। हाथ में मनीष का पोस्टर लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा कि मनीष की जगह अब उनका नाम मनी शाह होगा। वहीं आज दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर घेरा। शराब के घोटाले पर जवाब चाहिए। आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले का मनीष सिसोदिया जी और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना ही होगा। बीजेपी के आरोपों का जवाब खुद मनीष सिसोदिया ने कुछ इस तरह दिया है। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। दरअसल कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान मनीष सिसोदिया पर एफआईआर भी दर्ज की गई। लगातार आप सरकार पर शराब नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह कि दिल्ली के सियासी गलियारे में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। तो एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और उस कार्रवाई के ऊपर उठा हुआ सवाल, विपक्ष का वही आरोप कि यह कार्रवाई अनुचित है, दबाव बनाने के लिए है। दरअसल जहां जहां बीजेपी की सरकार ने वहां इस तरह के एक्शन दिखते हैं तो बीजेपी का यही कहना, अगर गलत नहीं किया तो डरते क्यों हैं। और अंदाज जो हमले का था वो भी आपने देख लिया। यानी राजनीति इस पर थमने वाली नहीं है, कम से कम 23-24 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आगे इसमें और कई सारे एपिसोड्स देखने को आपको मिल सकते हैं। आज के लिए न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात अब सोमवार को 8:55 पर होगी। तब तक आप अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें, सुरक्षित वीकेंड मनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड।